नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस स्क्वायर के यूट्यूब चैनल पे। Hello defense lovers, subscribe to our channel Defense Square and press the bell icon to get the notifications of latest defense updates. दोस्तों पार्ट 2 और पार्ट 3 जो मेरा ये एसएससी स्पेशल एंट्री का जो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था एसएसबी का अपने, उसका बहुत सारी मेरे पास ईमेल और रिक्वेस्ट आई कि आपने पार्ट 2 अभी तक क्यों नहीं डाला या आप पार्ट 3 क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो दोस्तों इसका मेन रीज़न बस यही था क्योंकि जब ये चैनल अभी हमारा नया ही है और काफ़ी दिनों से बीच में इसमें कंटेंट भी हम नहीं डाल पाए थे, कुछ हमारी व्यस्तता थी उसकी वजह से। तो इसलिए जब और उस वीडियो पे पर्टिकुलरली जो थे वो हमारे व्यूज़ बहुत कम थे, तो मैं ये चाह रहा था कि कम से कम कुछ अमाउंट ऑफ लोग हों जो ये पार्ट फर्स्ट देख चुके हों, उसके बाद मैं पार्ट 2 डालूँ। तो यही रीज़न था दोस्तों जो ये वीडियो थोड़ा सा लेट में डाल रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने पिछले पार्ट फर्स्ट में आपको बताया कि हमारी स्क्रीनिंग कैसे हुई, कितने लोग स्क्रीनिंग हुए और क्या क्या उसका प्रोसीजर रहा, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना पार्ट 2 यानी कि डे जो हमारा पहला था, मतलब स्क्रीनिंग के बाद जो हमारा पहला दिन था यानी डे 2 आप कह सकते हैं उसको, तो उसमें मेरा जो टेस्ट था, पहला टेस्ट जो होता है जनरली सबका, वो साइक टेस्ट था और उसके बाद एक्चुअली टेस्ट नंबर मेरा 1 था। तो मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू था दोस्तों वो भी उसी दिन हो गया था, यानी कि मेरा साइक टेस्ट जैसे खत्म हुआ और उसके बाद मुझे बुला लिया गया पर्सनल इंटरव्यू के लिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं साइक टेस्ट की, तो हमें सुबह ही बता दिया गया था कि आप सुबह 5:30 बजे जाके अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे, क्योंकि 6 या 6:30 बजे शायद वहाँ पे मेस बंद हो जाती है। तो हम लोग सब लोग तैयार हुए और जाके हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम लोग सब बैठे हुए थे और फिर लगभग 8:30 या 8 साढ़े 8 बजे हमें बुलाया गया हॉल के अंदर, जिसमें हम सभी लोगों को जाना था और हमें सिर्फ कहा गया कि आप कोई भी वॉच और कोई भी ऐसा कैलकुलेटर या कुछ भी ऐसा अपने पास नहीं रखना हो, आपके पास नहीं होना चाहिए और आप प्रॉपर अपना वेल ड्रेस उसमें हो, ये हमें बताया गया था। पहले हम लोग अंदर गए, उसके बाद हमें बैठाया गया जैसे चेस्ट नंबर वाइज सीनियरिटी वाइज, मतलब 1 से लेके 39, 38, 39 जो भी हमारा चेस्ट नंबर था लास्ट, वहाँ तक बैठाया गया हमें। और उसके बाद हमारे जो साइकोलॉजिस्ट थे बोर्ड के 2 लोग थे, वो आए और उन्होंने पूरा हमें ब्रीफ किया अच्छे से। तो दोस्तों जिन लोगों को कोई भी चीज़ नहीं पता है एसएसबी के बारे में, वो भी बिल्कुल पैनिक ना हो, क्योंकि हर एसएसबी में पूरी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि आपको करना क्या है। टैट में कैसे आपको स्टोरी लिखनी है, वैट कैसे होना है, एसआरटी कैसे आप करेंगे और एसडीटी कैसे करेंगे। तो आपको एक बुकलेट दी जाती है दोस्तों, उसमें सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि टैट का अलग पेपर आपको मिल रहा है, वैट का अलग मिल रहा है, एसआरटी का अलग मिल रहा है और एसडीटी के लिए यानी कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन के लिए अलग कोई आपको पेपर मिल रहा है। एक ही बुकलेट होती है दोस्तों, उसमें टैट की फ़ोटो आपको दिखाई जाएंगी, उसके आंसर के लिए जगह होगी। मतलब फ़ोटो तो आपको प्रोजेक्टर पर दिखाई जाएंगी, लेकिन जो लिखना होगा आपको, वो जो आपको बुकलेट मिली होगी उसी में आपको 12 पेज होंगे स्टार्टिंग के। एक पेज पे 2 कॉलम होते हैं, मतलब एक पेज पे आप 2 स्टोरी लिखेंगे। तो उस हिसाब से दोस्तों आपको इसमें लिखना होगा। टैट के जैसे टैट खत्म होगा उसके बाद वैट शुरू कर देंगे तुरंत ही 5-10 मिनट का गैप के बाद, फिर एसआरटी हो जाएगा, फिर एसडीटी हो जाएगा। तो दोस्तों ये 1-1.5 घंटे में लगातार ये सारे टेस्ट होते हैं, मतलब आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा एक दूसरे से बात करने का या कुछ, ये सब बहुत ही ज़्यादा टाइम के जो इसमें टाइम मिलता है वो बहुत कम मिलता है। तो हमारे साइकोलॉजिस्ट ने हमें बताया कि सब लोग हमसे पूछा कि सब लोग रेडी हैं, हमने कहा हाँ सर हम लोग सब रेडी हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, तो पहला जो आपका हम टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं वो टास्क टेस्ट है, वो है टैट। तो टैट में दोस्तों उन्होंने कहा, हम लोगों को कहा कि आप सभी लोग अपना पेन लेके रेडी हो जाइए और जैसे उन्होंने रेडी कहा उसके बाद उन्होंने पहली फ़ोटो जो प्रोजेक्टर था उसके सामने प्रोजेक्ट की। तो और दोस्तों जो फ़ोटो थी उसके लिए हमें दिया गया था 3.5 मिनट। लोग कई एसएसबी बोर्ड में 4 मिनट भी दिया था, लेकिन हमें जो समय दिया गया था वो लगभग 3.5 मिनट का था। तो हम जब दोस्तों मैंने स्टोरी अपनी लिखनी शुरू की, तो लगभग सारी स्टोरी 12 की 12 स्टोरी में लिख लिया था, लेकिन बस एक लास्ट की स्टोरी में थोड़ा सा मेरा रह गया था 3-4 लाइन का, वो मेरा छूट गया था। मैंने प्रैक्टिस तो बहुत कर रखी थी टैट स्टोरी लिखने की। जो दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग वहाँ पे स्टोरी अपनी लिखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, एक आइडिया हमारे पास आएगा पहला, तो हमें फोकस सिर्फ उसी पे करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो आपने आधा कुछ और लिखा और दूसरा आइडिया आपके मन में आया, आपने उसमें जोड़ दिया, तो यहाँ पे छूटता भी है। मेरे मन में एक समय लास्ट स्टोरी में थोड़ा सा ऐसा आ गया था, इसलिए वो मेरा जो थोड़ा बहुत लाइनें थी लास्ट स्टोरी की, जो ब्लैंक स्लाइड दिखाई जाती है उसके लिए, तो वो मेरा दोस्तों उसमें छूट गया। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है आपका टैट हो गया, अब हम थोड़ी देर में वैट शुरू करने वाले हैं। तो जैसे ही वो उसका वैट उन्होंने शुरू किया और टोटल लगातार 60 वर्ड आए। तो अगर मैं बात करूं अपने वैट की दोस्तों, तो मैंने वैट सारे 60 के 60 वैट किए थे और बढ़िया वैट, मतलब वैट का जो लेवल था उसमें 5-6 जो नेगेटिव वर्ड थे और सारे पॉजिटिव वर्ड थे। मैक्सिमम जो वर्ड थे उसमें वो पॉजिटिव थे, 5-6 या 7 ऐसे ही होंगे जो नेगेटिव वर्ड थे। तो वैट मेरा बढ़िया गया। उसके बाद अगर दोस्तों बात करूं एसआरटी की, तो उसमें भी एसआरटी टोटल 60 थी और मैंने उसमें 42 या 43 एसआरटी मैंने उसमें टोटल की थी। और एक्चुअली होता क्या है दोस्तों एसआरटी में कि आपको एसआरटी कभी भी एसआरटी कोई किसी की गलत नहीं हो सकती, यानी कि हर इंसान का उस पर्टिकुलर जो सिचुएशन दी गई है उसमें रिएक्शन अलग होगा।
तो उसमें साइकोलॉजिस्ट को ये नहीं जज करता कि आपका रिस्पांस सही है या गलत है, लेकिन एक रीजनेबल रिस्पांस आपको उसमें लिखना चाहिए। और बहुत बड़े रिस्पांस अवॉइड करिए लिखने का, क्योंकि आप कर नहीं पाएंगे फिर, मतलब आपको एक क्वांटिटी भी मेंटेन करनी है कि कम से कम 40+ आप एसआरटी करें। और जितनी ज़्यादा आप एसआरटी करेंगे और मतलब क्वांटिटी के साथ साथ आप उसकी क्वालिटी पे भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने पूरी 60 तो कर दी लेकिन उसमें आपने कुछ किया ही नहीं है, कोई आपका एक्शन उसमें नहीं दिखाया, आपने कुछ नहीं किया। तो एसआरटी में दोस्तों आपका एक्शन जो भी उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो एक्शन है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे करिए कि पॉइंट में, जैसे कोई भी एसआरटी आती है तो उसमें 1.3 2.3 पॉइंट में उसको जो उसका सिचुएशन है उसको सॉल्यूशन है वो आप उसमें लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप एसआरटी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं वैट की, तो वैट में दोस्तों आपको खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी पहले आप जब सेंटेंस वैट की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके खराब आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे उनका एवरेज अच्छा होगा। कि पहले आप लिखेंगे तो बहुत ही बेकार बेकार सेंटेंस बनाएंगे जब स्टार्टिंग करेंगे आप वैट प्रैक्टिस की, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप करेंगे। सेम वही चीज़ टैट में, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका रिस्पॉन्स आएगा। और साथ साथ आपको रीडिंग, अपनी जो आपकी एक्चुअली न्यूज़पेपर है, बुक्स हैं अच्छी, उनको जब आप पढ़ते हैं तो आपका एक माइंडसेट डेवलप होता है। और उसके बाद जब आप पर्टिकुलर टैट या वैट एसआरटी या कुछ भी देते हैं तो उसमें एक अलग ही आपकी जो पर्सनैलिटी है वो दिखती है। तो इस चीज़ पे दोस्तों आपको ध्यान देना चाहिए। जितने भी मेरे एनसीसी के दोस्त जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और मैं खुद एक एनसीसी कैडेट हूँ, तो इसीलिए ये मैंने वीडियो बनाया कि हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस से कुछ लोगों को फ़ायदा मिले। और उसके बाद दोस्तों जैसे हमारा एसआरटी खत्म हुआ, उसके बाद हमें एसजीटी यानी कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन के लिए 15 मिनट दिया गया कि आप अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। तो दोस्तों जनरली जो एसजी होता है वो सब लोग अपना प्रिपेयर करके जाते हैं पहले से ही, और आपको करना भी चाहिए। आपको अपने आप को अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आप असल में हैं क्या। ऐसा नहीं कि आप अपने एसजी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिख देंगे एकदम, मतलब उसको सजा दिए कि नहीं जैसे कोई देखे उसको इंप्रेस हो जाए। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि टैट वैट एसआरटी एंड पर्सनल इंटरव्यू जब होता है तो वो आपको अच्छे से जान जाता है। साइकोलॉजिस्ट आपको जो आपने रिटर्न रिस्पॉन्स दिए उससे समझ जाता है कि आप असल में क्या हैं। और जब आप इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में तो दोस्तों वो जो भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो वो इतने एक्सपीरियंस होंगे, आप कोई भी उनसे एक छोटा भी झूठ बोलेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं क्रॉस क्वेश्चन करके आपको आपका सच जान जाएंगे। तो अवॉइड करिए झूठ बोलना, सच पे चलिए, जितना आप चीज़ें जो भी लिखे सच लिखिए। एसजी में अगर आप अच्छे, मतलब आप अगर लेजी हैं तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं कि हाँ मैं थोड़ा बहुत लेजी हूँ लेकिन मैं उसको इंप्रूव करने के लिए यही चीज़ें कर रहा हूँ। तो इससे आपने अपनी सच्चाई बता दी और आप उसमें असल में क्या कर रहे हैं उसको भी आपने बता दिया। तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल इसमें दोस्तों पॉइंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो पूरे टेस्ट होते हैं, साइक के टेस्ट बहुत ही जल्दी होते हैं, 1 से 1.5 घंटे के अंदर दोस्तों ये सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कब टेस्ट शुरू और कब खत्म हो गया। इतना ज़्यादा टाइम का वो रहता है कमी कि आप सोचते हैं कि बस हमें थोड़ा सा कोई समय और दे दें कि हम सारे अपने रिस्पॉन्स पूरे कर दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है दोस्तों। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप जितना अच्छा साइक टेस्ट में परफॉर्म करेंगे उतना आपके चांसेस रिकमेंडेशन के दोस्तों बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसका जो रिकमेंडेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइकोलॉजिस्ट और इंटरव्यूइंग ऑफिसर ये दोनों ने अगर आपको रिकमेंड कर दिया तो जीटीओ भी जनरली आपको कर देते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों ध्यान रखने वाली बात। और मेरिट में अगर आपका साइक टेस्ट अच्छा गया है तो आप आपको भी मेरिट आउट नहीं हो सकते। साइक टेस्ट में आपको क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है तो स्कोरिंग टेस्ट होता है, तो उसमें अच्छे नंबर अगर आप लाएंगे तो आपको मेरिट आउट होने से बच सकते हैं इसमें, और आपकी मेरिट भी अच्छी आती है। जैसे ऑल इंडिया रैंक में आप 1 से लेकर 10 के बीच में भी आ सकते हैं अगर आपने अच्छा साइक टेस्ट और इंटरव्यू परफॉर्म किया है तो। दोस्तों वैसे तो तीनों टेस्ट ही इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह, लेकिन ये 2 टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जीटीओ भी इंसान जो भी है, जैसे हम एनसीसी के कैडेट है, हमारी फिजिकल फिटनेस अच्छी होती है। जनरली जो कैडेट्स होते हैं एनसीसी के वो दौड़ भाग इन सब में वो बहुत तेज होते हैं, तो उन्हें मेरे हिसाब से जीटीओ में कोई दिक्कत नहीं आती। और फट्टा बल्ली के जो भी टास्क है दोस्तों बहुत ही मतलब ईजी सा होता है, आपको बस चीज़ों को समझने की थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा कैसे कैसे नॉट आउट बांधनी है, बस इतना ही आपको करना होगा। क्योंकि एनसीसी कैडेट्स के लिए ये सब चीज़ें बहुत आसान है, उन्होंने ऑब्स्टेकल किए होते हैं अपने कैंपों में, तमाम चीज़ें ऐसी किए होते हैं जिनसे उनको इस पर्टिकुलर जीटीओ टास्क में इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो मेन जो इसमें हमारा फोकस आना चाहिए एनसीसी कैडेट्स का वो साइक टेस्ट है और पर्सनल इंटरव्यू है। ये 2 चीज़ों पर आप जितना अच्छा फोकस करेंगे उतना आपका और चीज़ें जीटीओ अपने आप अच्छा जाएगा। और अभी मैं आपको अपना जब मैं जीटीओ के सीजन जाऊँगा तो आपको जो जीटीओ में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी बताऊँगा। तो दोस्तों जैसे हमारा साइक टेस्ट खत्म हुआ तो हमारे लिए चाय और कुछ स्नैक्स आया, हम लोगों ने किया, और उसके कुछ ही देर बाद हम सभी को कहा गया कि आप एक जगह पे एक वहीं पे ग्राउंड है वहाँ पे बोला आप खड़े हुई है। और फिर चेस्ट नंबर 1 और 20 यानी कि मैं और जो 20 नंबर चेस्ट था उसको बोला गया कि आपको जो हमारा 14 एसएसबी बोर्ड का मेन ऑफिस है वहाँ पर आप पहुँचिए और अभी मैं आ रहा हूँ। जो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कहा, हम दोनों लोग पहुँचे वहाँ पे, और हमें फिर उन्होंने कहा कि आप एक रूम में हैं और यहाँ पे बगल में बाथरूम है, सब चीज़ें बताई। और वो रूम एक्चुअली क्या था, एंटी रूम था, यानी कि वहाँ पे आपको इंटरव्यू से पहले थोड़ी देर के लिए बैठाया जाता है जब तक इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपका सब देख रहा होता है, और फिर उसके बाद आपको कॉल किया जाता है। तो एक्चुअली मुझे ये नहीं अंदाजा था कि मेरा इंटरव्यू पहले दिन ही कंडक्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैं नर्वस थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए होता फाइनली मुझे रिजल्ट में नॉट रिकमेंडेड कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। लेकिन
मेन चीज़ दोस्तों ये है, मैंने कई चीज़ें उसमें सीखी और ये मेरा जो एक्सपीरियंस है ये हो सकता है कई लोगों को हेल्प करे किसी ना किसी वे में। तो हमेशा आप हर चीज़ के लिए तैयार रहिए। सबसे पहला जो लेसन है दोस्तों कि आपका अगर इंटरव्यू पहले दिन हो जाए वेल एंड गुड, अगर बाद में भी होता है तो आप ऐसे होने चाहिए, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आपको कभी भी इंटरव्यू हो आपको कोई दिक्कत ना हो, आप बिल्कुल बोल्डली और बहुत ही काल्मली अपना इंटरव्यू दे सके। तो हर चीज़ के लिए आपको तैयार रहना चाहिए किसी भी समय, एसएसबी में पर्टिकुलर। तो हमें वहाँ बैठाया गया, मैं और वो हम लोग एंटी रूम में, हमने थोड़ी देर मतलब वहाँ पे मैगजीन और न्यूज़पेपर रखे रहते हैं, थोड़ा बहुत हमने देखा और थोड़ी देर में फिर जो वहाँ पे 2 बोर्ड लगे होते हैं एक्चुअली, डिप्टी प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट का बोर्ड में उन्होंने कहा था कि आपका जो चेस्ट नंबर 1 है जब वो ग्लो करे, मतलब जब वो वहाँ पे वो करे, फ्लैश करे, तो आपको अंदर जाना है इंटरव्यू रूम में। उन्होंने हमें इंटरव्यू रूम दिखा दिया था। और जो चेस्ट नंबर 20 था उनका जो इंटरव्यू था उन्होंने लिया गया था डिप्टी प्रेसिडेंट द्वारा। यानी कि मेरा इंटरव्यू, जो मैं फ्रेशर था तो मेरा इंटरव्यू लिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो 20 नंबर चेस्ट नंबर था वो था रिपीटर, तो उसका जो इंटरव्यू था वो डिप्टी प्रेसिडेंट ने लिया उस बोर्ड के। तो थोड़ी देर में दोस्तों जैसा मैं बताया गया था वैसे ही चेस्ट नंबर 1 फ्लैश हुआ वहाँ पे जो सामने बोर्ड लगा हुआ था एलईडी का। तो मैं अंदर गया, मैंने इंटरव्यूइंग ऑफिसर को अपने विश किया। वो ब्रिगेडियर रैंक के बाद मुझे पता चला कि वो ब्रिगेडियर, जब मैं कॉन्फ्रेंस में गया तो मुझे पता चला कि वो ब्रिगेडियर रैंक के थे। नाम मैं उनका जानता हूँ पर मैं अभी एक्चुअली पब्लिकली मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। और वो ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर थे और बहुत ही एजेड, लगभग मतलब सर पे उनके बाल नहीं थे और काफ़ी एक्सपीरियंस, बातों से ही लग रहा था कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस इंटरव्यू ऑफिसर हैं। जैसे ही मैं अंदर गया उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और बोला कैसे हैं आप और क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं। ये जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं आपको काम करने के लिए कि आप पहली बार फ्रेशर हैं और आप जा रहे हैं इंटरव्यू, तो आपको दोस्तों बिल्कुल उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपसे वो 3-4-5 क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जिससे कि आप उनसे एकदम मतलब कंफर्टेबल हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए तभी आप कोई चीज़ उसमें इंटरव्यू अच्छा जाएगा आपका, ऐसा कुछ नहीं। आपकी रीजनेबली जो भी वो आप क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं, आपको मतलब इतना तो मुझे नहीं लगता है कोई इतना ज़्यादा वीक होता होगा, पर्टिकुलर जो शहर में रह रहा है और जिन्होंने एनसीसी अपने कहीं अच्छे कॉलेज से कर रखा है, तो उन्हें एक्चुअली बोलने जो टॉकिंग में इंग्लिश में वो है उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत ही ईजी होता है यार, जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके रिस्पॉन्स आपको देना है और इंग्लिश में देना है, तो कोई इतना बहुत बड़ा वो इशू नहीं है। और नॉर्मल टॉकिंग लैंग्वेज में वो एकदम जेन्युइन, कोई ऐसा वो फालतू चीज़ें नहीं बोलते। तो ऐसे इंटरव्यू दोस्तों वो शुरू करेगा, आपको 4 से 5 क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछेगा, कहाँ से आए, कौन से ट्रेन से आए, क्या ट्रेन का नंबर था और कैसा स्टे रहा यहाँ पे जब आए, एसएसबी आपका स्क्रीनिंग में कैसा रहा, क्या आपने क्या स्टोरी, ये सब चीज़ें आपसे वो पूछता है। ये ज़रूरी नहीं सारे क्वेश्चन यही सेम पूछे, कोई भी वो ऐसे ही पूछेगा ताकि आप 4 से 5 मिनट जो आपसे वो लेगा उसमें आप कंफर्ट में आ सकें, आपको थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैं नॉर्मल हो चुका हूँ, अब जो भी मैं इंटरव्यू दूंगा वो मैं अच्छे से दूंगा। तो इसीलिए जो इंटरव्यू ऑफिसर होते हैं वो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आप उनसे ईज में आ जाएं, आप उनसे बात करने में घबराएं नहीं, आपको जो नर्वसनेस है वो कम हो जाए थोड़ी सी। वो सब जानते हैं कि आप पहली बार इंटरव्यू देने आ रहे हैं और आपको दिक्कत होगी, सबको होती है। उसके बाद दोस्तों वो आपसे एक रैपिड फायर क्वेश्चन शुरू करेंगे, 3 से लेके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन वो एक साथ पूछेंगे। और दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन का रिस्पांस देना चाहिए, मतलब जो उसका आंसर है वो आपको देना चाहिए। हो सकता है आप सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए क्योंकि लेकिन अगर आप सीक्वेंस में देंगे जो जिस सीक्वेंस में उन्होंने पूछा तो वो आपकी थोड़ा ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट डालेगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर के ऊपर। लेकिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो उन्होंने रैपिड फायर के अंदर पूछे वो आपको बताना चाहिए। उसके बाद दोस्तों वो आपसे, जैसे हम लोग एनसीसी कैडेट हैं तो मुझसे जो पूछा गया कि उन्होंने हमसे पूछा कि एनसीसी में आपने क्या सीखा, तो जो भी आपका रिस्पॉन्स हो, आपने कौन से कैंप किए, क्या किया, क्या आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने वहाँ पे निभाई और क्या सबसे अच्छा पार्ट था, कौन सा डे एनसीसी की आपकी लाइफ में सबसे अच्छा था कि जो आपका रिमेंबर अभी तक आपको याद आता है और उस डे को आप दोबारा जीना चाहते हैं, ऐसे से क्वेश्चन। कौन सी राइफल आपने चलाई, कितने राउंड फायर किया, क्या उसका साइज़ है, क्या उसका वेट है, कैसे वो खुलती, क्या उसके पार्ट हैं और कितने कौन कौन से कैंप होते हैं एनसीसी में, गार्ड ऑफ ऑनर किसे किसे दिया जाता है और आपके रैंक में आपकी यूनिट में सबसे जो हायर रैंक के आर्मी ऑफिसर है उनका क्या रैंक है। ऐसे मतलब इन सब चीज़ों से आपको पूछा जाता है। और कई बार ऐसे पूछा जाता है कि आपके जो यूनिट में सबसे हायर ऑफिसर है उनकी इक्विवेलेंट रैंक का नेवी में क्या होगा, यानी अगर आपके जो बटालियन के सीईओ हैं तो उनके इक्विवेलेंट रैंक में नेवी में क्या होगा। तो इस तरीके से आपको दोस्तों प्रिपेयर करना होगा क्योंकि एनसीसी का जो आपको मैप रीडिंग, बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट और एम्बुश, पेट्रोलिंग, इन सब के ऊपर तमाम क्वेश्चन इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों आपको जो आपकी कैडेट की एनसीसी कैडेट की हैंडबुक है वो बहुत ही थॉरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वेल रेड पर्सन नहीं हैं तो आपके लिए इंटरव्यू सबसे बेकार चीज़ होगी, क्योंकि वो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं और आप अगर उन्हें आपको खुद ही लगेगा यार मैं इतने ईजी क्वेश्चन नहीं बता पाया था यार, मेरा इंटरव्यू तो सही नहीं गया वैसे ही, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप ही खुद ही गिर जाएगा।
इंटरव्यू ऑफिसर ने तो आपको जज कर ही लिया, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा और आप बता नहीं पाए। आपकी जो आपने एनसीसी 3 साल एनसीसी कर रखा है, जो लोग बी और सी कर चुके होंगे, मतलब किए होंगे इस समय, तो 3 साल का होता है, 2 साल का बी और सी सर्टिफिकेट 1 साल का। तो अगर आप वो क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं तो वो आपका एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर कि यार ये इससे मैंने खुद पूछा कि आपने क्या सीखा, आप खुद बता रहे हो आपने ये सीखा और उसके बाद आप उसके आंसर नहीं दे पा रहे हो। तो ये चीज़ों के लिए दोस्तों आपको बहुत ही थॉरो रहना चाहिए। उसके बाद आपसे पर्सनली फैमिली लाइफ के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आपके आसपास कौन लोग रहते हैं, क्या आपके उनके फैमिली रिलेशन है, कैसे हैं आप लोग, अपने दोस्तों की हेल्प कैसे करते हैं, और आपके दोस्त की 3 ऐसी गुड क्वालिटी बताइए जो आपको पसंद हो, और 3 बैड क्वालिटी बताइए जो आपको नहीं पसंद हो। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों आपको बहुत ही मतलब इंटरव्यू बहुत ही ईजी भी हो सकता है और बहुत ही डिफिकल्ट भी हो सकता है। अगर आप उसकी तैयारी नहीं करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है, और अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको उसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही ईजी सा, फ्रेशर्स के लिए तो स्पेशली बहुत ईजी इंटरव्यू होता है, कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं पूछी जाती, सब आपके जो आपने PIQ में लिख के दिया है वो आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों वो आपके हॉबी इंटरेस्ट पे आएंगे, हॉबी इंटरेस्ट के बारे में पूछेंगे, आपकी क्या हॉबी है, कैसे है, कितने दिन से आप कर रहे हैं, क्या रीज़न था आपने उस पर्टिकुलर हॉबी को ही चूज़ किया। ऐसे तमाम क्वेश्चन दोस्तों वो उस पर फॉर्म हो सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं क्या क्या उसमें। और आप जब आप उसकी तैयारी करें तो आपको खुद ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछे जा सकते हैं अगर मैंने ये अपने PIQ फॉर्म में ये लिख रखा है, और आपके नंबर कम क्यों हैं इसके बारे में आपको, अगर मान लीजिए आपके 10th में कुछ नंबर और हैं, 12th में कुछ और नंबर हैं, और ग्रेजुएशन में आपके कुछ नंबर और आए हैं, तो इसके बारे में आपसे पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने पर्टिकुलर इस साल आपके 10th में इतने ज़्यादा मार्क्स थे, उसके बाद 12th में आपके कम हो गए, ग्रेजुएशन में और कम हो गए, तो आपके पास एक रीजनेबल जो जस्टिफिकेबल जो रीज़न होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप उसको जस्टिफाई कर सकें कि हाँ ये फला रीज़न थे, इसकी वजह से मेरे नंबर कम हो गए इन पर्टिकुलर दोनों हाउस में। और फिर दोस्तों आपसे एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटी के बारे में पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, कैंप में एनसीसी के क्या किया, अपनी स्कूल लाइफ में आपने क्या किया, अपने ग्रेजुएशन में आपने क्या किया, तमाम ऐसी चीज़ें जो आपने PIQ में लिख रखी होंगी उन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि आप, जैसे कई लोग होते हैं जो लोग कुछ कर रहे होते हैं, कोई जॉब कर रहे होते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको नॉर्मल से इंटरव्यू ऑफिसर आपसे पूछेगा कि आपको कोई मुझसे कोई डाउट हो या कोई चीज़ पूछना चाहते हो आप मुझसे, तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आप उसमें कोई भी क्वेश्चन, आप जो भी आप चाहे आर्मी से रिलेटेड हो, कोई भी हो, ये आप पूछ सकते हैं। बस दोस्तों अवॉइड करिएगा कि आप उनका नाम पूछना उनसे अवॉइड करिएगा। कई लोग होते हैं वो आखिरी क्वेश्चन में सर आपका नाम क्या है ज़रा बता दीजिए, तो ये सब चीज़ें दोस्तों अच्छी नहीं है, आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको जेन्युइन क्वेश्चन कोई भी जो भी आपको डाउट हो आर्मी से रिलेटेड, या आपका कोई फीडबैक हो जो आप देना चाहते हो उन्हें SSB से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल फ्री हैं उसके लिए, आप उनसे कह सकते हैं, उससे आपकी परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद इंटरव्यू, लगभग मेरा जो इंटरव्यू था दोस्तों वो लगभग 45 से 50 मिनट चला था, और बढ़िया इंटरव्यू था एक तरीके से। कुछ चीज़ें मैं नहीं बता पाया, कुछ मैथ के क्वेश्चन भी मुझसे पूछे गए थे जो मैं नहीं बता पाया क्योंकि मेरे मैथ में नंबर कम थे 10th में, तो इस वजह से होता उन्होंने मेरा जब मार्कशीट देखी हो तो उन्होंने मुझसे मैथ के क्वेश्चन पूछे। और एक चीज़ और है दोस्तों, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कितनी रनिंग करते हैं, मैंने जो बताया तो उन्होंने कहा वो एक आपको मैथ का क्वेश्चन नहीं है कि हाँ आप इतनी रनिंग करते हैं इतने घंटे में, तो अगर आपकी एक टीम है क्रिकेट की, मेरा फेवरेट गेम था क्रिकेट, तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी टीम की क्रिकेट की तो उनको आप अगर वार्म अप कराएंगे तो इस पर्टिकुलर एरिया के 4 चक्कर आप लगाएंगे तो कितने मिनट पर सेकंड आपकी स्पीड होगी, क्या मतलब इस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, कितना डिस्टेंस आप कवर करेंगे, कितनी आपकी स्पीड रही होगी, ये सब क्वेश्चन आपको थॉरो होने चाहिए। और ये जनरली ज़्यादा बच्चों से, हमारे बैच में ज़्यादातर बच्चों से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, किसी से रेक्टेंगुलर फील्ड में, किसी से सर्कुलर फील्ड में। तो इन चीज़ों के लिए दोस्तों आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट था, और पार्ट 2 ये यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको इस वीडियो में पूरी बता दी, और पार्ट 3 दोस्तों लगभग एक हफ्ते में मैं पार्ट 3 भी इसका अपलोड करूँगा, जो फाइनल मेरा GTO और उसमें मैंने कॉन्फ्रेंस इंक्लूड किया है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़े रहिए और लेटेस्ट डिफेंस अपडेट पाते रहिए। दोस्तों एक मेरी और शिकायत है आप लोगों से कि आप सभी लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाऊं, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है अलग अलग चीज़ों का लाइफ में, तमाम चीज़ें और भी जो मैंने कर रखी हैं वो आपसे मैं ईजिली शेयर कर सकूं बिना, एक्चुअली एक मोटिवेशन की ज़रूरत हर इंसान को होती है, चाहे मैं हूँ या आप हो या कोई भी और हो। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ और इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं। बस इसीलिए मुझे दोस्तों थोड़े से अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बढ़ाइए उसे। जय हिंद दोस्तों, और मिलते हैं पार्ट 3 के साथ।